नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अलीगढ़ के बैच की वैक्सीन नोएडा में लगाई गई है। जेपी ग्रीन सोसाइटी में यह वैक्सीन लगाई गई थी। एसीएमओ नीरज त्यागी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। वैक्सीनेशन के फर्जीवाड़े को लेकर अब पुलिस जांच में जुट गई है। बीटा 2 थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर ग्रेटर नोएडा में जो वैक्सीन लगाई गई है, उस वैक्सीन का जो बैच है वो अलीगढ़ का है। यानी पहले सेंटर की तरफ से स्टेट को वैक्सीन अलॉट की जाती है और फिर स्टेट की तरफ से अलग अलग जिलों को वैक्सीन आवंटित होती है, जिला मुख्यालय तक पहुंचता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अलीगढ़ के बैच वाला वैक्सीन ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंच गया, इस पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। एसीएमओ नीरज त्यागी ने इस मामले को लेकर बाकायदा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट है? और ये जो मामला जो मुझे समझ में आ रहा है, ये तो काफी गंभीर मसला है। जी बिल्कुल धन्यवाद। जैसा देखा गया कि बीते दिनों में लगातार लोगों में जहां वैक्सीनेशन के लिए जो स्लॉट बुक कराते हैं वो उनको स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कई जगह पर देखा गया वैक्सीन की कमी पाई गई है। तो ऐसे में जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए अलॉटेड वैक्सीन थी वो ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो बीते मई महीने में 26-27 मई को ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन में एक कैंप लगाया गया था और इस कैंप में काफी लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया गया था। लेकिन जब उनको सर्टिफिकेट इशू हुआ तो सर्टिफिकेट में यूपीएससी औरंगाबाद जो कि अलीगढ़ जनपद में है, उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी किया गया था। तो ऐसे में जो सोसाइटी निवासी है उनके द्वारा सवाल उठाया गया कि ये उनको वैक्सीन जब सोसाइटी के अंदर लगी है तो वैक्सीनेशन सेंटर अलीगढ़ कैसे दिखाया जा रहा है। उसके बाद में जब इसकी पड़ताल की गई तो पता लगा कि ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन पूरा गलत तरीके से औरंगाबाद यूपीएससी से यहाँ पर लाई गई थी और इसकी ना ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई परमिशन दी गई थी और स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद में इस संबंध में जांच की जाती है, जांच टीम गठित की जाती है जिसमें एसडीएम प्रसून द्विवेदी और एसीएमओ नीरज त्यागी पुलिस के यहाँ पर जो थाना एसएचओ है बीटा 2 के, वो भी इसमें जाते जेपी ग्रीन सोसाइटी पहुंचते हैं। वहां जाकर के इस मामले की जांच करते हैं और जांच करने के उपरांत यहाँ पर जिन लोगों के द्वारा ये वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया था उन 5 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो अलीगढ़ से वैक्सीन ग्रेटर नोएडा लाई गई तो क्या उसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कर्मचारियों की मिलीभगत नहीं थी? और अगर थी तो फिर उनका नाम जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर में उनके नाम का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब तक स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के बिना ये वैक्सीन यहाँ तक ला पाना एक असंभव कार्य है। और उसके बाद में अगर चलिए, और ये सबसे बड़ी बात है कि ग्रेटर नोएडा में कई सारे अब सोसाइटीज हैं, वहां पर वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। तो ये जांच का विषय है कि क्या ये सिर्फ एक जगह पर है या फिर कई और सोसाइटीज में इस तरीके के खेल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ललित पंडित। बढ़ते आगे, मेरठ से अगली खबर है। पंचायत सदस्य के प्रत्याशी राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मेरठ का मामला है जहां पर पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के पति हैं राहुल, उनकी पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने एक टीम का गठन कर लिया है और इस मामले की जांच कर रही है। थाना इंचौली क्षेत्र का यह मामला है। पंचायत सदस्य प्रत्याशी राहुल की गोली मारकर हत्या हुई है, कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुराने रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में टीम का गठित कर पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है। घर में बैठा था, कहाँ पर था ये? घर में था। अच्छा, कौन लोग थे वो मारने वाले? प्रमुख के लड़के। क्या नाम है प्रमुख का? प्रमुख जोगिंदर प्रमुख। ये तो ब्लॉक प्रमुख रहे। अच्छा, तो आज क्या हुआ कि आपका बेटा कहाँ गया था? ये मेरा बेटा वो टिकट भरवा के लाया था अपने घर वाले का मेंबरी का। हाँ, तो उन्होंने भी किसी का भरवा रखा। अच्छा, तो धमकी दे के बस ये कर लो। इससे पहले भी कोई आपका विवाद हुआ था इनसे? नहीं। आज ही विवाद हुआ? घर जैसे संबंध थे। अच्छा, कितने बजे की बात है लगभग? 3 बजे। अच्छा, कितने लोग थे गोली मारने वालों में? कौन कौन था वो 3, 2, 5, 6 आदमी। अच्छा, ये एक तो अंकित और किन्नू थे। तीनों। अच्छा, और वो इनों के गाँव में तो कहते हैं जैसे कि किसी को कुछ कहते हैं, नाम इनों के अलग अलग है। अच्छा। तो अतुल शर्मा जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अतुल, पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है हत्या की वजह,
तो परिवार के लोगों ने शक भी जाहिर किया होगा, किन पर शक जाहिर किया है? ये धर्मराज गांव का ही पुरानी रंजिश चल रही थी और चुनाव को लेकर के इनकी आपसी रंजिश को लेकर के इन्होंने कल ही सदस्यता का पर्चा भरा गया था, उसी को लेकर के ये लौट रहे थे। क्योंकि लगातार जो प्रस्ताव पास होते हैं प्रधानी के, उसमें इन्होंने पर्चा भरा था और उसी को लेकर के दूसरा पर्चा को नहीं चाहता था कि उनके सामने कोई व्यक्ति आकर के अपना चुनाव लड़ सके और फिर चुनाव का प्रस्ताव दाखिल कर सके। दाखिल करने के लिए लौट रहे थे। राहुल को इन्होंने आते अंकित नाम का व्यक्ति है जो ब्लॉक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, उनका ही बेटा है। अब की बार ब्लॉक प्रमुख साहब की बेटी भी जिला पंचायत के लिए खड़ी हुई थी, वो हार गई है और प्रधान जी भी हार गए हैं। जो ब्लॉक प्रमुख है वो प्रधानी के पद के लिए खड़े हुए थे, वो भी हार गए। तो इसी रंजिश को लेकर के उन्होंने राहुल को गोली मारी और जिसके बावजूद जो उनके पिता हैं उनकी भी चोट लगी है सर में, और उनकी जो राहुल की वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, वो भी इनकी ज्यादा तबीयत खराब है क्योंकि उनके साथ ही लात घूसों से बर्ताव किया गया है, जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल की मौके पर ही मौत हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका इस जानकारी के लिए। वहीं बुलंदशहर में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस विवाद में फायरिंग का भी आरोप लगा है। बुलंदशहर का ये मामला है। जमीन के विवाद में दो पक्ष भिड़ गए, दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग यानी आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को थाने लेकर गई। खुर्जा के मुडाड खेड़ा चौराहे के पास जो मार्केट है और उसी मार्केट के पास ये घटना हुई है। तो बुलंदशहर में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच भिड़ंत हुई है। विवाद में फायरिंग भी हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस विवाद में घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई, पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लेकर गई। खुर्जा के मुडाड खेड़ा चौराहे के पास एक मार्केट है, वहीं की ये घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा के मुडाड खेड़ा चौराहे के पास मार्केट है, वहीं पर ये दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हुई है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है और इस मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलहाल पुलिस को जैसे ही मामले की खबर हुई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को थाने लेकर आई। रायबरेली में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया। अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का मिशन ऑल आउट अभियान चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत ग्राम प्रधान सहित 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से ये तीनों शातिर अपराधी वांटेड थे, लंबे वक्त से फरार थे, वांटेड थे, जिनको पुलिस ने पकड़ा है। अपराधियों के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एएसपी ने सलोन पुलिस को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। विश्वजीत श्रीवास्तव जो एएसपी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जिस टीम ने इन अपराधियों को पकड़ा है, उनको 10,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। लंबे वक्त से फरार था ये तीनों शातिर बदमाश, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये कामयाबी कितनी बड़ी है, कितने ये शातिर अपराधी हैं और इनकी गिरफ्तारी से खुश होकर इनकी गिरफ्तारी के बाद प्रोत्साहन के तौर पर जो टीम ने इनको गिरफ्तार किया है, उनको 10,000 का इनाम एएसपी की तरफ से दिया गया है। ऑल आउट चलाया गया था। इस ऑपरेशन की खास बात ये थी, इसमें सभी थाना अध्यक्षों को ऐसी जगहों पर चेकिंग करना था जहाँ से बदमाशों का मूवमेंट होता है या आमतौर से वो सुनसान जगहें होती हैं जहाँ पर पुलिस आमतौर से गश्त या पिकेट नहीं लगाती है। वहाँ पर चेकिंग के दौरान एसओ नसीराबाद को जो है वो एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा और उसके बाद जब उन्होंने उसके पूछताछ करनी चाहिए तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर करता हुआ भागा। इन्होंने अपने आप रक्षा जो है वो बचते हुए अपने आप को बचाते हुए उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पता ये चला कि वो गौतम बुद्ध नगर
से जेल से फरार व्यक्ति है और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है। ऑल आउट चलाया गया। चलिए बढ़ता है, कानपुर से अगली खबर है। गोविंद नगर के दबोली में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। एक ठेले पर सब्जी बेच रहे एक गरीब पर खाकी वर्दीधारियों ने अपनी ताकत की नुमाइश की है। इस गरीब को बेरहमी से घसीटते हुए पुलिस की जीप में डाला गया। पुलिस वालों ने ठेले वाले के इलेक्ट्रॉनिक तराजू को भी जब्त कर लिया है। वीकेंड लॉकडाउन में फेरी लगाकर ये सब्जी बेच रहा था। कानपुर के रतनलाल नगर चौकी की पुलिस ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। एक गरीब पर कहर ढाया गया। बड़ी दुकानों पर खुलेआम सामान बेचा जाता है, लेकिन किसी बड़े दुकानदार के साथ या किसी बड़े व्यवसायी के साथ पुलिस इस तरीके की हरकत नहीं करती है। लेकिन क्योंकि वो रेडी वाला है, ठेला में घूम घूम कर सामान बेचता है, तो बड़ा आसान होता है ऐसे लोगों पर अपनी ताकत दिखाना। वाराणसी से अगली खबर है। आज काल भैरव के मंदिर खुल गए। कल से काशी विश्वनाथ के मंदिर भी खुल जाएंगे। तो बड़ी खबर वाराणसी से है। आज काल भैरव का मंदिर खोल दिया गया है। कल से काशी विश्वनाथ के भी दर्शन भक्त कर पाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि संक्रमण का दर वाराणसी में ज़्यादा है और वाराणसी में अभी भी कोरोना कर्फ्यू इम्प्लीमेंट है, इसलिए केवल 5 भक्त ही भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मंदिर खुल गया है, ये एक खबर है। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू खुल चुका है और जिन 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदी अभी तक इम्प्लीमेंट है उसमें वाराणसी भी है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यही है कि काल भैरव का जो मंदिर है वो आज से खुल गया है और काशी विश्वनाथ के कपाट कल खुल जाएंगे। यानी काशी विश्वनाथ का मंदिर भी कल से खुल जाएगा और कल से भक्त दर्शन कर पाएंगे। लेकिन एक बार में सिर्फ 5 भक्त ही काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। पूरी तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। वाराणसी से बड़ी खबर है। काल भैरव के मंदिर खुल गए हैं। काशी विश्वनाथ के मंदिर कल से खुल जाएंगे और एक बार में सिर्फ 5 भक्त ही भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट है भगवान विश्वनाथ के मंदिर खुलने को लेकर और किस तरीके से भक्त भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे? देखिए, धर्म आध्यात्मिक नगरी काशी में कल से मंदिर की कपाट खुलना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि महादेव का नगरी कोरोना काल की वजह से जो अल्हड़पन था, जो रौनक था, हर महादेव का नारा था, वो नारा बंद हो गया था। लेकिन आज से काल भैरव मंदिर की कपाट खुल गया है। मंदिर परिसर में लोग 5-5 की संख्या में अंदर जा रहे हैं। मास्क लगाकर सैनिटाइजर का प्रयोग करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। कल काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर भी खोल दिया जाएगा। हालांकि खुला पहले भी था, लेकिन RT-PCR जांच बहुत जरूरी थी। लेकिन अब RT-PCR जांच जरूरी नहीं है। हालांकि थर्मल स्कैनिंग से बाहर चेक किया जा रहा है। सैनिटाइज और मास्क का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस बनाते हुए 5 लोग के साथ अंदर जाएंगे और झांकी दर्शन करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जब काशी विश्वनाथ का मंदिर खुल गया तो बनारस के सारे जनता, अधिकांश जो महादेव भक्त थे, तो वो काफी प्रसन्न है और मंदिर के लिए कल से ही मंदिर कपाट खुलने के बाद लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना से जंग में योगी मॉडल काफी कारगर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी के 3T फॉर्मूले, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट, ये जो 3T का फॉर्मूला है वो काफी असरदार नजर आ रहा है।
पहली बार 1000 से कम उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में सिर्फ संक्रमण के 700 नए केस उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या भी 15,600 रह गई है। पिछले 24 घंटे में टेस्ट की बात करें तो 3,10,000 टेस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। 3,10,000 टेस्ट में सिर्फ 700 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसने 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 2,02,54,000 वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं। मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर में 600 से ज्यादा मामले सक्रिय हैं। प्रदेश के किसी जिले में 100 से अधिक केस अभी नहीं आए हैं। 2 जिलों में कोई केस नहीं आया है। 45 जिलों में सिंगल डिजिट में संक्रमण के मामले हैं। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये जो पूरा आपको आंकड़े नजर आ रहे हैं, इसके पीछे सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 3T फॉर्मूला था, टेस्टिंग और उसके बाद अगर टेस्टिंग के बाद कोई पॉजिटिव आता है तो उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, उनको ट्रेस कीजिए, फिर उनके टेस्ट कीजिए और उसके बाद उसमें जो संक्रमित होते हैं उनका ट्रीट करना, उनको ट्रीटमेंट देना। तो 3T का फॉर्मूला काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी 2022 का चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री की सहमति से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों को टिकट मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरीके की सियासी अटकलें चल रही थी। उन तमाम सियासी अटकलों पर विराम लग गया है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कमल को दोबारा से खिलाने की जिम्मेदारी होगी। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण में उतरेगी। उसका चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही साथ जितने भी टिकट दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सभी टिकट फाइनल करने का जो एक अधिकार होगा वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। बच्चों को घर घर जाकर मेडिसिन किट दी जाएगी। वायरल बुखार होने पर यह मेडिसिन किट बच्चों को के लिए दिया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा मेडिसिन किट तैयार किया है। संकट काल में यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और 15 जून से जितनी भी निगरानी समितियां हैं, इन निगरानी समितियों को यह किट मुहैया करवा दी जाएगी और निगरानी समितियां घर घर जाकर सीएम के निर्देश पर मेडिकल किट पहुंचाएगी। सीएम की निगरानी पर ये समितियां किट पहुंचा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो काफ़ी कम हो गई। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 3,10,000 टेस्ट हुए और 700 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिससे बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है उत्तर प्रदेश ने। इसी को देखते हुए अब सरकार ने तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है और विशेषज्ञ जैसे कहते हैं कि तीसरी लहर का जो असर है वो बच्चों पर ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री किस मुद्दे पर देश को संबोधित करेंगे ये क्लियर नहीं है, लेकिन शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं।
तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, सेकंड वेव एक तरीके से काफी कम हो गया है, तो माना जा सकता है कि कोरोना से जुड़ा ही कोई मामला होगा जिसको लेकर पीएम देश को संबोधित करेंगे। सबसे अहम यही है कि आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वो संबोधन आखिर क्या होने जा रहा है, क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज ज्यादातर राज्यों में आज से अनलॉक की स्थितियां शुरू हुई हैं। काफी राज्यों ने अनलॉक भी किया है, कोविड के मामलों में तेजी के साथ कमी भी आई है। तो इसको लेकर के लोगों को सचेत कर सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि देखिए भले ही अनलॉक की स्थिति बन रही हो, कोविड की जो है कम से कम केसेस आ रहे हों, लेकिन उसके बावजूद कोविड का खतरा टला नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर देश को एश्योरेंस दे सकते हैं जो है। तो जो लबोलबाब होगा इस पूरे पीएम के अपने जो है संबोधन का, वो कोविड के बीच ही रहने की संभावना है। कोविड को लेकर के ही प्रधानमंत्री कुछ अपना वक्तव्य दे सकते हैं। तो ये बेहद अहम होगा देखना कि आखिर क्या जो है प्रधानमंत्री कहते हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन होता है। तो आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन पर सबकी निगाहें हैं कि आखिर किस संबंध में प्रधानमंत्री संबोधित करने, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है तब तब लोगों को या तो चिंता होने लगी है या उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या करने जा रहे हैं। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक के ऐलान प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए ही दिए। ऐसे में इस बात को लेकर कयास लग रहे हैं कि आखिर कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं, कौन सी वो बातें हो सकती हैं जो प्रधानमंत्री देश के साथ साझा करेंगे। लेकिन इस बात को लगभग कंफर्म है कि कोविड को लेकर के ही प्रधानमंत्री का ये पूरा संबोधन रहने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।